मध्य प्रदेश में 14% से बढ़ाकर 27% हुआ ओबीसी का आरक्षण। 52% ओबीसी आबादी के लिहाज से फिर भी बहुत कम है आरक्षण का मौजूदा प्रावधान। विधानसभा चुनाव से पहले एकमात्र राजनीतिक दल एपीआई ने दिया था आरक्षण को बढ़ाए जाने का अभिवचन। कमलनाथ सरकार ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ओबीसी वर्ग के आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया है। प्रदेश की 52% आबादी के लिहाज से आरक्षण का यह नया प्रावधान भी उतना ठीक नहीं है जितना कि होना चाहिए था, क्योंकि आरक्षण यह प्रतिनिधित्व का मामला होता है और मध्य प्रदेश में लंबे समय से शिक्षा और नौकरियों में ओबीसी वर्ग का अनुपात नगण्य बना हुआ है। ऐसे में देखना यह होगा कि कमलनाथ सरकार की इस नए प्रावधान से ओबीसी वर्ग को कितना लाभ मिल पाता है। ये जो 27% है, 50% पहले था लिमिट। तमिलनाडु में तो 50% नहीं है, और अब ये 50% तो पंचर हो गया। किसी ने चैलेंज नहीं किया। मैंने इससे कई वकीलों से बात करी कि ये क्या गैर कानूनी तो नहीं होगा, पर एक दफा 50% अगर पंचर हो गया है और किसी ने चैलेंज नहीं किया है तो हमारा 27% करने में क्या खराबी है। कि मध्य प्रदेश में 3 माह पूर्व संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के दौरान अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया को छोड़ दिया जाए तो किसी भी राजनीतिक दल ने आरक्षण को लेकर अपना रुख स्पष्ट नहीं किया था, जबकि अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया ने लिमिटेड सीटों पर ही अपना चुनाव लड़ा था। फिर भी उनके नीति अभिवचन की बातों को निम्न स्तर पर स्वीकार किया जाना एक बड़ा संकेत है। ऐसा ही नहीं, कमलनाथ सरकार ने इसके पूर्व पुलिसकर्मियों के लिए जो बिजली आग का पैतरा चला है, कमलनाथ सरकार का यह पैतरा भी अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के नीति अभिवचन का हिस्सा रहा है। एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर ने स्वयं इस दिशा में एक बड़ा बयान देते हुए पुलिसकर्मियों को भी साप्ताहिक छुट्टी देने और उन्हें भी अपने परिवारों के साथ समय व्यतीत करने के लिए समय देने का वादा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चुनाव प्रचार के दौरान किया था। ऐसे में यह माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर एपीआई की पॉलिटिक्स ऑफ पॉलिसीज का असर हो रहा है। हालांकि यह कितना असरकारक होगा यह गर्त में छिपा विषय है, लेकिन एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस बारे में नीति अभिवचन के जरिए ओबीसी वर्ग के उत्थान को लेकर इससे भी कई महत्वपूर्ण बातें कही थी, जिसमें ओबीसी का सब प्लान बनाए जाने का जिक्र भी शामिल था। साथ ही एससी और एसटी के आरक्षण को भी जनसंख्या के अनुपात में बढ़ाए जाने का अभिवचन अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया ने विधानसभा चुनाव में दिया था। आपको बता दें कि एपीआई भारत की एकमात्र ऐसी अनुपम पार्टी है जो संवैधानिक, लोकतांत्रिक, मानवाधिकार, अंतर्राष्ट्रीय कानून के साथ ही अम्बेडकरिज्म और अनेक अंगों के विज्ञान पर पॉलिटिक्स ऑफ पॉलिसीज करते हुए देश में एक बड़ा परिवर्तन लाने की चाहत के साथ विलक्षण दूरदर्शिता के तहत एक्शन कर रही है। यही वजह है कि आज एपीआई का एक एमपी और एमएलए भी देश में नहीं है। बावजूद इसके कांग्रेस और भाजपा को इनडायरेक्टली एपीआई की नीतियों को निम्न स्तर पर लागू करने का कदम उठाना पड़ रहा है। एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर मानते हैं कि देश में नीतियों पर आधारित राजनीति की दरकार को पूरा करने के लिए उनका यह प्रयास निरंतर जारी रहेगा। इसी को लेकर अब वे लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में एक बड़ा लक्ष्य लेकर देश के 20 से 22 राज्यों में करीब 200 उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारकर अन्य राजनीतिक दलों को नीतिगत चैलेंज देने का ऐलान किया है। उनका मानना है कि लोकतंत्र में वोट किसी भी पार्टी का नहीं होता है, बल्कि यह नागरिकों का अधिकार होता है। पार्टियां केवल उन्हें सबसे अच्छी पॉलिसी और फिलोसॉफी प्रदान करती है और लोगों के अधिकार, सम्मान और विकास के लिए कार्य करती है। लेकिन देश में इस समय कांग्रेस हो या भाजपा या फिर अन्य राजनीतिक दल नीतिगत राजनीति और मानव कल्याण को लेकर सीरियस नहीं है, जिसके चलते उन्हें देश भर में नीति आधारित राजनीति के जरिए मानव कल्याण को साकार करने का प्रयास करना पड़ रहा है, जिसके दूरगामी परिणाम भी जल्द ही भारत के लोगों को दिखाई दे सकते हैं। ये एक इंट्रोडक्शन है मध्य प्रदेश में, लेकिन ये बड़ा स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन है क्योंकि एक नीति के आधार पर जो है हम लोग जो है वो जा रहे हैं। और वो नीतियों में जो मैं बार बार कहते रहा हूँ और आज भी कह रहा हूँ कि ओबीसी के लिए 14% से 40% जो है आरक्षण को लाना है। एक ओबीसी सब प्लान बनाना है। अगर मान लीजिए 50% लगभग ओबीसी है तो 30-35% बजट में रिजर्व रहना चाहिए। तीसरी बात जो है, क्योंकि किसान जो है बहुत ज़्यादा है मध्य प्रदेश में, तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करना है जिससे कृषि उद्योग बन सके और किसान अमीर हो सके। फिर SC/ST सब प्लान को परसेंटेज को बढ़ाना है, उसको किसी और चीज़ पे खर्चा नहीं करना है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टेट बनाना है, शिक्षा को बड़ा स्वस्थ करना है और शिक्षा को स्वस्थ करके मध्य प्रदेश को साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टेट बना के इंडस्ट्री के अंदर 80% केवल मध्य प्रदेश के लोग हो जॉब्स में,
और उसमें भी SC ST OBC माइनॉरिटीज़ को अफर्मेटिव एक्शन के तहत एक तरह का रिजर्वेशन हो। ये मेन नीति है। और जो बजट है, बजट को ठीक करना है, क्योंकि टैक्सेस बहुत ज़्यादा छोड़ा जाता है उद्योगपतियों के लिए। जो चंद कम्युनिटीज़ के उद्योगपति हैं उनको हज़ारों लाखों करोड़ छोड़ा जाता है और वो पैसा टैक्स से इवेड करके दिया जाता है। तो बजट में अगर वो पैसा आए तो एक जो फार्मूला जो मैं बार बार कहता हूँ, E4H2S2R2, यानी एजुकेशन, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, एंडोमेंट्स, हेल्थ, हाउसिंग, स्किल्स एंड सोशल सिक्योरिटी एंड रिप्रेजेंटेशन एंड रिजर्वेशन, इन चीज़ों पर यदि उसको लागू कर दिया जाए, उस पर डेवलपमेंट के लिए खर्चा किया जाए, तो 5 सालों के अंदर मध्य प्रदेश जो अभी नीचे से 4 नंबर पे है वो ऊपर से 4थे नंबर पर आ सकता है। सर, ये नीतियों को लेकर हम आगे जा रहे हैं। सर, आपकी पार्टी OBC रिजर्वेशन की बात कर रही है। OBC के रिजर्वेशन का जो दायरा है उसको बढ़ाना चाहती है, लेकिन मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है कि जो 14% जो आरक्षण यहाँ पे OBC को मिल रहा है, उसको लेकर भी एक प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है बाकी पार्टियों के द्वारा कि ये आरक्षण भी ख़त्म होना चाहिए और पूरी तरह से आरक्षण ख़त्म करने की उसमें फेवर में रहती है। विरोध में ज़्यादा नज़र आते हैं, समर्थन में ज़्यादा नहीं दिखाई देते। ऐसी स्थिति में कैसे नहीं, संभव अगर हो मान पाएगा? लीजिए OBC 50% है और OBC का केवल 14% रहेगा, तो वो कभी कलेक्टर कमिश्नर बन नहीं पाएंगे। यदि कलेक्टर कमिश्नर नहीं बन पाएंगे तो जो पॉलिसी होती है, पॉलिसी का जो इम्प्लीमेंटेशन होता है, पॉलिसी को बनाने में जो ब्यूरोक्रेसी का रोल होता है सेक्रेटरी लेवल से लेकर, और उसके इम्प्लीमेंटेशन में जो DM और SDM तक का जो रोल होता है, उसमें अगर OBC नहीं होगा तो कभी भी OBC कम्युनिटी का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो जो पार्टियां ऐसा दुष्प्रचार कर रही है, मैं समझता हूं कि उन पार्टियों को मेरे तरफ से बड़ा स्ट्रांग जवाब है कि आप जो है रिजर्वेशन को कम करने की ज़रूरत नहीं, बढ़ाने की ज़रूरत है। रिजर्वेशन OBC का 14 से 40% करने की ज़रूरत है। प्राइवेट इंडस्ट्री में रिजर्वेशन लाने की ज़रूरत है और मिलिट्री और आर्म्ड फोर्सेस में भी रिजर्वेशन लाने की ज़रूरत है और साइंटिफिक एंड टेक्निकल पोस्ट में भी रिजर्वेशन लाने की ज़रूरत है। तो मैं मध्य प्रदेश की जनता से कहूँगा कि ऐसी पार्टियों के बुलावे में ना आए और ऐसा जो कह रही कि हम रिजर्वेशन को कम करेंगे या समाप्त करेंगे, वो पार्टीज़ को वोट ना दे और API जैसी अच्छी पार्टीज़ को वोट दे, ताकि हम इनको फाइट आउट करके जो है ये तमाम चीज़ों को एक्सपांड कर सकें। BJP जैसी पार्टियां इस समय आरक्षण को लेकर प्रचार की कि आरक्षण की वजह से देश पिछड़ रहा है। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इससे? नहीं, ये जो देश पिछड़ रहा है वो तो पिछड़ रहा है जातीय पूंजीवाद की वजह से और धर्मांधता की वजह से, हिंदुत्व की वजह से पिछड़ रहा है। अभी आप मुझे एक बात बताइए, देश के धार्मिक संस्थाओं में 100 लाख करोड़ की संपत्ति है, किसके काम की है? वो क्यों वहाँ पर पड़ी होनी चाहिए? कोई भी धार्मिक जो है संस्था हो उसमें पड़ी हुई है। अगर 13 लाख करोड़ NPA हो गया है तो मोदी जी की गवर्नमेंट ने क्या किया? या 50 लाख करोड़ रुपया छोड़ दिया अब 2009 से कांग्रेस और BJP दोनों पार्टीज ने मिलकर। वो पैसा अगर मान लो किसानों के लिए डेवलपमेंट पे आता, SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के डेवलपमेंट पे आता, शिक्षा पर आता, हॉस्पिटल पर आता, रोजगार पर आता, तो क्या भारत आगे जाता या पीछे जाता? तो मैं समझता हूँ आरक्षण से देश पीछे नहीं जा रहा है। देश पीछे जा रहा है हिंदुत्व की वजह से, देश पीछे जा रहा है जातीय पूंजीवाद की वजह से, देश पीछे जा रहा है संप्रदायवाद की वजह से। और इसलिए हम BJP और कांग्रेस को ओपनली जो है वो फाइट आउट कर रहे हैं देश में, और इनको हम हराएंगे देश के अंदर। हमारे देश में जो रिजर्वेशन है, जो डिस्क्रिमिनेशन की कंसेप्ट है, वो सोशल एंड एजुकेशनल है और कास्ट के आधार पर बेसिकली जो है एंड अनटचेबिलिटी के आधार पर, वो सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस के आधार पर रिजर्वेशन सेटल हुआ है। इकोनॉमिक क्राइटेरिया रिजर्वेशन का एज ऑफ डेट कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। दूसरा, मंडल की जो केस है, जो इंदिरास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसके कुछ ऑब्जर्वेशंस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी ये बात कही थी कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया अलोन, पॉवर्टी अलोन कैन नॉट बी दी बेसिस फॉर रिजर्वेशन। ये बात जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी ये बात कही थी। तो ये महत्वपूर्ण पहलू है जिसको समझने की ज़रूरत है। तीसरा, केरला गवर्नमेंट का एक केस है जिसने इकोनॉमिक आधार पर रिजर्वेशन दिया था केरला गवर्नमेंट ने, वो चैलेंज हुआ सुप्रीम कोर्ट में, ऑलरेडी पेंडिंग है, 2008 का केस वो है। और अब जो इन्होंने अमेंडमेंट बिल लाया है, तो आर्टिकल 368 के हिसाब से दोनों हाउसेस को इनको 2/3 मेजॉरिटी से अमेंड करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि बिल पास करने के जो प्रोसीजर्स है, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग, और दोनों हाउसेस से जो इसको करना है, और पार्लियामेंट का एक ही दिन है, तो मुझे लगता है कि 2 दिन में तो ये अमेंडमेंट होना संभव नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बजट सेशन में जाएगा और हो सकता है कि राज्यसभा में जब जाए तो ये पार्लियामेंट्री कमेटी को भी रेफर हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो डेलिबरेटली एक तरह से जो है वो पॉलिटिकल एंगल से जो है इसको मोदी गवर्नमेंट ने जो है वो डिक्लेयर किया है।
क्या लगता है सर, एक तरफ देश में जो ओबीसी की कम्युनिटी है लंबे समय से आरक्षण की मांग कर रही है, देश में हरियाणा में जाट कम्युनिटी, महाराष्ट्र में मराठा कम्युनिटी है और भी तमाम बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें ओबीसी रिजर्वेशन फुलफिल भी नहीं है। ऐसी स्थिति में ओबीसीओ के रिजर्वेशन को दरकिनार करते हुए केवल सवर्णों के लिए रिजर्वेशन लाना, आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप ओबीसी के रिजर्वेशन की बार बार बात कहते हैं, आपका क्या व्यू है इसके ऊपर? नहीं, अब जब ये सेटल्ड प्रिंसिपल हो रहा है कि रिजर्वेशन बढ़ाया जा सकता है, और ये बात तो मैं पहले से कह रहा हूँ कि एक सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस किया जाए, जो ऑलरेडी हुआ है लेकिन उसके डेटा और ज़्यादा क्लियर कर लिया जाए, सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के आधार पर डिग्री ऑफ डिस्क्रिमिनेशन को देख लिया जाए और ओबीसी का रिजर्वेशन बढ़ा दिया जाए 27% से लगभग 40% जो है। अब SC/ST का भी 22.5% जो है वो 25% बनता है, 25.5% SC/ST की भी आबादी हो गई है, उसको भी मार्जिनली इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। और यदि मराठा, जाट और जैसे पाटीदार जो कम्युनिटीज़ हैं, यदि मान लीजिए वो सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस उनका प्रूव होता है इस सर्वे में, तो उनको इस इंक्रीज कोटा के अंदर में जो है वो एकोमोडेट किया जाए, जो 40-45% में जो बोल रहा हूँ, और रिजर्वेशन के इशू को वंस फॉर ऑल सेटल किया जाए। ये मुझे लगता है कि ज़्यादा बेटर जो है वो एस्पेक्ट है। लेकिन मेरा क्लियर मानना है कि रिजर्वेशन का आधार ये डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये इकोनॉमिक आधार पॉवर्टी नहीं होता है। और मैंने जो ये ह्यूमन राइट्स का बिल जो है वो दिया है पार्लियामेंट को, उसमें इवन रिजर्वेशन इन जुडिशरी जो है, SC/ST OBCs को रिजर्वेशन इन जुडिशरी के लिए आर्टिकल 124 को अमेंड करके 217 को अमेंड करने का प्रोविजन इसमें मैंने दिया है। माइनॉरिटीज़ के रिप्रेजेंटेशन को और महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन को जुडिशरी में इंश्योर करने के लिए मैंने इसमें बिल में प्रोविजन लिखा है। प्लस रिजर्वेशन साइंटिफिक एंड टेक्निकल पोस्ट में भी आना चाहिए और आर्म्ड फोर्सेस में भी आना चाहिए। तो मुझे लगता है कि डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए अब आरक्षण को बढ़ाने की ज़रूरत है। और सबसे महत्वपूर्ण इशू ये है कि 87% GDP जो है वो अभी स्टेट के पास ही नहीं है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पूरा जो हमारा GDP है, जो अभी लगभग 200 लाख करोड़ है नॉमिनल प्राइजेस में आज, 2.8 ट्रिलियन डॉलर्स जो है, तो उसका 87% जो है वो तो प्राइवेट सेक्टर के पास है और प्राइवेट हाउस होल्ड्स के पास में है। और जॉब्स भी आप देखेंगे तो गवर्नमेंट जॉब्स 5-7% से ज़्यादा नहीं है पूरे, अगर लोकल सेल बॉडी तक भी देखा जाए तो जो बाकी के जो जॉब्स है और बाकी का जो GDP का शेयर है, तो रिजर्वेशन को बाय लॉ अभी प्राइवेट सेक्टर में लाने का समय आ गया है। और लोग ये कहते हैं, बीजेपी के लोग जो है ये कह रहे हैं, या कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि भाई वो तो प्राइवेट है, वो तो उनका इंडिविजुअल है, तो उनकी सम्मति लगेगी। मैं उनसे कह रहा हूँ कि दे आर नॉट प्राइवेट सेक्टर, दे आर पब्लिक एडेड प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक एडेड प्राइवेट सेक्टर है, वो प्योरली प्राइवेट सेक्टर नहीं है। कैसे, ये मैं कहता हूँ, शेयर मार्केट से पैसा रेस करते हैं, जनता का पैसा है। बैंक का लोन है, जनता का पैसा है। टैक्स सब्सिडीज जो है हर साल जो है अभी भी 3.25 लाख करोड़ छोड़ा जाता है, वो जनता का पैसा है। लैंड ज़मीन में मिलती है, पानी सस्ते में मिलता है, बिजली सस्ते में मिलती है, ये जनता का सब्सिडी का पैसा है। तो वो प्राइवेट सेक्टर नहीं है, वो पब्लिक एडेड प्राइवेट सेक्टर है। तो अगर प्राइवेट सेक्टर को कहीं ना कहीं जो है वो पब्लिक मनी इन्वॉल्व है उसमें, तो फिर जो है उसमें रिजर्वेशन क्यों नहीं होना चाहिए? तो अब सबसे बड़ा इशू अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया, जो ऑलरेडी में अफर्मेटिव एक्शन इन प्राइवेट सेक्टर पर मेरे वजह से शुरुआत हुई है, लेकिन उसके लिए लॉ नहीं हुआ है। तो मेरी 15 अगस्त की जो पिटीशन है 2016 की, उसमें ऑलरेडी मैंने बात कही कि अफर्मेटिव एक्शन इन प्राइवेट सेक्टर के लिए, SC/STs के लिए और OBCs के लिए अब जो है बाय लॉ रिजर्वेशन उसमें लाने की जरूरत है।